तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, फटाफट स्टार्ट कर दीजिए करना। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर कैन बी रिलेटेड टू ड्रॉ डाउन इन अ, ये वेल होना चाहिए, दिस इज वेल, एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के। तो आपको मालूम है कि अगर ये कोई वेल है और यहाँ पर अगर ये इनिशियल वाटर टेबल थी और यहाँ से अगर आप पानी बाहर निकालते हो डिस्चार्ज, तो क्या होता है, यहाँ तो वाटर टेबल डाउन होती ही है, साथ ही साथ इसके आसपास के रीजन से क्या होता है, इधर वाटर फ्लो करता है ना, इसको भरने के लिए, जिससे इसके आसपास के रीजन में भी वाटर टेबल क्या होता है, गिरने लगता है। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पड़ेगा। इसके पास में जो होगा यहाँ वाटर लेवल ज़्यादा डाउन होगा, फिर यहाँ थोड़ा कम डाउन होगा, यहाँ थोड़ा कम डाउन होगा, और एक डिस्टेंस के बाद क्या होगा, वाटर टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिस डिस्टेंस के आगे वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। और ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपको मालूम है, कोन ऑफ डिप्रेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। एक कोनिकल शेप बन जाती है चारों तरफ, कोन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कोन ऑफ डिप्रेशन। तो इस कोन ऑफ डिप्रेशन की भी रेडियस क्या होती है, यही होती है। तो आंसर क्या है इसका, ए है, वेरी गुड। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 3000 एस अंडर रूट के, जहाँ एस क्या होता है, ड्रॉ डाउन। यहाँ से जितना ज़्यादा वाटर निकालोगे उतना ज़्यादा दूर तक इफेक्ट पड़ेगा, जितना ज़्यादा ड्रॉ डाउन करोगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस तक इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो और के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई साहब, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था अब उस पर क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, जल्दी से कर दीजिए इसको। ठीक है, वेरी गुड। तो कितना आ रहा है, 150 मीटर आंसर आ रहा है। कहाँ रह गया आज बाकी बालक, बाकी बालक कहाँ रह गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। If the permeability of a soil is 0.8 mm per second, the type of soil is? If the permeability of a soil is 0.8 mm per second, the type of soil is? क्या आंसर इसका, बी, सैंड होगा। वेरी गुड। तो ग्रेवल की जो परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है 10 mm पर सेकेंड से, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो सैंड होती है, ठीक है, सैंड की आपकी 10⁻⁻² mm पर सेकेंड से लेकर 10 mm पर सेकेंड तक होती है, या कि ये 10⁻⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड से 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक होती है। तो 0.8 क्या आएगा आपका, इसी रेंज में आएगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 0.01 mm पर सेकेंड से लेकर अगर आपके पास 10 mm पर सेकेंड तक अगर परमेबिलिटी है तो वो क्या होगी, सैंड होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, सैंड होगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वीटो ये बात तो है, लेकिन भैया देखो सीधी सी बात है, हम केवल समझा सकते हैं ना, जिसको नहीं अटेन करना वो अपना नुकसान करेगा, सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। अब चलिए देखो, प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं कि ऑफलाइन स्टूडेंट है बस आज ऑनलाइन आए हैं। बीटो अगर सारे सिंसियर हो जाएंगे, सारे लोग पढ़ने लग जाएंगे, तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अब उन लोगों को मजा आता है टेलीग्राम ग्रुप में डाउट खेल कर टाइम खराब करने में। कितने क्वेश्चंस मैं देखता हूँ ऐसे होते हैं जो क्लास में करवाए हुए होते हैं, पुराने सेशन में होते हैं, बट नहीं करते हैं। चलो खैर, इसको करते हैं हम लोग। तो भैया आंसर आ गया क्या इसका? डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ सॉइल ये दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, एंड वॉइड रेशो ई दे रखा है 0.4। इट्स सीपेज वेलोसिटी विल बी, सीपेज वेलोसिटी पूछिए, ठीक है। बहुत जल्दी एक 1 ईयर कोर्स आएगा, एक 1 ईयर कोर्स आएगा बेटा। मोहित फिर है ना, पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ तो ऑब्वियस था आपका नहीं हुआ, मतलब वहां पर बच्चे थे जो आपसे ज्यादा पढ़े, कहीं ना कहीं तो लैग किया होगा ना, क्योंकि जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी कोई मंगल से थोड़ी ना आया, वो भी धरती के ही बालक है, आपके साथ के ही बालक है। उन्होंने ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा पढ़ा, आपसे कुछ एरियाज में ज्यादा मेहनत की, इस वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। थोड़ा सा और पढ़ोगे तो और हो जाएगा। तो एक 1 ईयर कोर्स आएगा जल्दी, ये वाला एसएससी जेई हो जाए, जिसमें बहुत इत्मीनान से आराम से अच्छे से सिलेबस जो है बिल्कुल जीरो से करवाया जाएगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, क्वेश्चन प्लस थ्योरी सब कुछ कंबाइन करके, लेकिन अभी नहीं। बाकी हाँ, जो अभी बैच चल रहा है वो तो है ही, जो पेड बैच चल रहा है उसमें तो जीरो से करवा ही रहे हैं मैक्सिमम चीजें। चलो खैर, यहाँ पर आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीपेज एंड परकोलेशन? सीपेज एंड परकोलेशन में क्या डिफरेंस होता है? सीपेज एंड परकोलेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो वॉइड रेशो 0 पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको मालूम है जो सीपेज वेलोसिटी होती है वो v/n होती है, बट यहाँ पर क्या है, आपको बेसिकली पोरोसिटी नहीं दी हुई है, आपको वॉइड रेशो दिया हुआ है। तो पोरोसिटी क्या होती है? E/1 + e, तो ये हो जाएगा 1 + e/e से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो 8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कितना है 1.4/0.4, 0.4। ठीक है, तो 28 इंटू 10⁻⁻7, तो 28 10⁻⁻7 ऑलरेडी लिख दिया है, तो आंसर क्या देगा? ए हो जाएगा। हाँ, तो मोहित श्रीवास्तव कहना सर मैं बस सेकंड पेपर की वजह से, इसका मतलब समझ गए ना आप, अगर सेकंड पेपर में यानी कि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहा ना कहीं ना कहीं। उल्टा बोल गए वीटो, उल्टा बोल गए। परकोलेशन वर्टिकल होता है, परकोलेशन वर्टिकल होता है, सीपेज हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। परकोलेशन जो होता है वो वर्टिकल होता है और सीपेज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल। तो ठीक है, हालांकि दोनों चीजें एक एक सेम ही चीज होती है, बट ठीक है। तो सीपेज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल को मानते हैं और परकोलेशन वर्टिकल को। चलिए अगला सवाल। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट इज, तो अभी आपको बताया था ग्रेवल क्या क्या था, 10 mm/s से ज्यादा था, यानी कि 1 cm/s से ज्यादा था। फिर सैंड का आपको बताया था कि 10⁻⁻2 यानी कि 10⁻3 यानी कि 0.001 cm/s से आपका क्या हो गया, ये 1 cm/s तक, ठीक है। तो 1 cm/s एंड ग्रेटर, सी तो काट दो, 1 से 1 इंटू 10, और ये किसका हो गया, सैंड का, ये भी काट दो, ठीक है। और 1 इंटू 10⁻⁻6 cm/s एंड स्मॉलर, तो ये क्ले के लिए हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या बचेगा? डी बचेगा। आंसर क्या बचेगा? डी बचेगा, ठीक है। तो सिल्ट कहाँ आ जाएगी? तो यार आएगी 0.001 cm/s से लेकर आपका 10⁻⁻6 तक,
ठीक है, और इसके नीचे फिर क्या हो जाएगी आपके पास, किले हो जाएगी। तो याद रख सकते हैं, लिमिट्स इजी हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए यही है कि आप ग्रेवल का याद रखो। फिर 1/1000 की टर्म में इसका 1/1000, इसका मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि ग्रेवल अपॉन सैंड जो है वो 1000 है, फिर सैंड अपॉन सिल्ट जो है वो 1000 है। आप देख लो, ठीक है, 10⁻³ से 1 तक, ठीक है, फिर 10⁻6 से 10⁻³ तक। ठीक, तो इस तरह से ये रेशियो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम टाइप, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए कि इनसे आपको याद हो जाएंगी जो वैल्यूज। व्हेन सॉइल हैज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एज 1 mm पर सेकेंड, तो 1 mm पर सेकेंड, तो 1 mm पर सेकेंड अगेन कौन सी रेंज में आ रहा है आपका, सैंड आएगा। ठीक है, 1 mm क्या हो जाएगा आपका, सैंड हो जाएगा, बिकॉज 10⁻³ सेंटीमीटर, 10⁻³ सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक जो है वो आपका, या 10⁻² mm पर सेकेंड से लेकर 10 mm पर सेकेंड तक जो है वो आपका क्या है, सैंड है। तो जो 1 mm आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है। आंसर इज बी, आंसर इज बी। दीपक सागर बेटा ए नहीं होगा, मिथिलेश यादव ए नहीं होगा, बी होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा। बस ये इतने सवाल कर डालो, इतने सवाल कर डालो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना याद होगा, अल्टीमेटली याद करना है, सिंपल सी बात है। A loose sand, uniform sand with rounded grains has effective grain size of 0.05 centimeter. The coefficient of permeability of the sand is, कल भी इस तरह का सवाल किया था हमने, कल भी इस तरह का सवाल किया था। तो K बराबर क्या कर देंगे, 100 D10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 100 इंटू 0.05 इंटू 0.05, तो 25 यानी कि 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, कर लीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो आपका जो सीपीएस वेलोसिटी हो जाएगी वो रहेगी v इंटू 1 + e/e। अभी तो हमने किया था, तो v इंटू 1। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है बेसिकली, मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन हो गया, हटाओ, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। For a certain pore fluid, if the viscosity of the pore fluid is reduced to half, viscosity क्या कर दी, μ/2 कर दी, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी, हाँ जी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज आपको मालूम है कि जो परमेबिलिटी होती है म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो म्यू हाफ करेंगे तो के डबल हो जाएगा, तो कितना रहेगा 10 इंटू 10⁻⁻5, 10 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the pressure less than the atmospheric pressure is known as, the pressure less than the atmospheric pressure is known as, क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर, है ना। और इससे अबव होता है तो गेज प्रेशर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेजरिंग द स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप अ प्रेशर गेज इज यूजुअली कनेक्टेड टू, ठीक है, हाँ जी, क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दी अबव। कौन से क्वेश्चन का ऑल ऑफ दी अबव बता रहे हो बालक? अच्छा ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी अबव है ना, डी। वैक्यूम प्रेशर, सक्शन प्रेशर, निगेटिव प्रेशर, मुझे लगा इसका बता रहे हो, ठीक है। ऑल आर सेम, वैक्यूम प्रेशर, निगेटिव प्रेशर या ऑल आर सेम, इसका बताइए। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डी होगा, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर को ही आप सक्शन प्रेशर या निगेटिव प्रेशर भी बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये आपका जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो निगेटिव प्रेशर होने का मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से कम प्रेशर है, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है, ये क्या होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है, इससे कम कभी नहीं होता। तो निगेटिव प्रेशर एक्चुअल में कभी भी प्रेशर निगेटिव हो ही नहीं सकता, उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं निगेटिव प्रेशर, तो निगेटिव प्रेशर कहने का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। जैसे आपको बोला -20 किलो पास्कल का प्रेशर है, तो -20 किलो पास्कल का मतलब यह है कि वैक्यूम प्रेशर 20 किलो पास्कल का है, यानी कि एटमॉस्फेयर से 20 किलो पास्कल कम हो गया, तो वहां पर अभी भी कितना है, 80 किलो पास्कल प्रेशर अभी भी अवेलेबल है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब किसी कंटेनर में अगर एयर भरी हुई है, अगर यहाँ पर क्या है एयर भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपने वैक्यूम पंप के थ्रू अगर आप कुछ एयर को बाहर सक कर लेते हो, बाहर खींच लेते हो, सक्शन इफेक्ट आ जाता है, तो यहां से एयर क्या करने लगेगी, एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करने लगेंगे, जिससे प्रेशर कम हो जाएगा, सक्शन प्रेशर, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। हाँ, लेकिन हाँ जल्दबाजी में गलती हो सकती है कि हमने बाकी ऑप्शन देखे ही नहीं और हमने देखा वैक्यूम प्रेशर, लगाओ बी पर, जबकि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो देखो बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है, ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज नापने के काम आते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, डी, पीजोमीटर, ठीक है, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्पेस में वैक्यूम रहता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, स्पेस में कोई वहां पर एटमॉस्फेयर थोड़ी ना है, और एटमॉस्फेयर नहीं है वहीं, तभी वहां पर प्रेशर जीरो है। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहां पर वैक्यूम है। सर अब फोन से पढ़ने में दर्द करता है तो लैपटॉप से पढ़ लो, लैपटॉप ले लो, कोई सस्ती सी टैब ले लो, बहुत सस्ती सस्ती टैब आ रही हैं अब तो। जहाँ पढ़ाई में पहले इतना कोचिंग में खर्चा करते थे 10-20 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार की टैब ले लो खाली पढ़ाई करने के लिए। इसका क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, याद रखिएगा इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है, स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ मर्करी टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर्स ओवर लिक्विड। तो मर्करीज हैज अ वेरी हाई वेपर प्रेशर, तो जिनका वेपर, ठीक है, मर्करी हैज अ वेरी हाई वेपर प्रेशर, mercury's freezing point is much lower, mercury does not evaporate easily, mercury being a metal shines brightly hence easier to read। तो देखो भैया डी तो हो ही सकता है, डज नॉट इवोपरेट इजली ये भी हो सकता है, मर्करीज फ्रीजिंग पॉइंट इज मच लोअर तो ये भी अच्छा है, सर्दियों में एकदम से जमेगा नहीं, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या है ये, मर्करी हैज अ वेरी हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। और क्या होगा, याद रखिएगा
अगर मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा, इसका मतलब मरकरी की जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा बनेंगी, मरकरी की वेपर्स क्या होंगी, ज़्यादा बनेंगी। तो जब मरकरी की वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो हम लोग जो बैरोमीटर यूज़ करते थे, टॉरिसली एपरेटस, तो बेसिकली क्या होता था, यहाँ पर वैक्यूम रखते थे, वैक्यूम, ताकि इसके ऊपर कोई भी गैसेस प्रेशर ना हो, क्या ना हो, कोई भी गैसेस प्रेशर ना हो। ऐसे केस में ये जो हाइट होती थी रो जी एच, तो इस पॉइंट पर मरकरी का प्रेशर होता था रो जी एच और बाहर का प्रेशर होता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब अगर मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पर मरकरी की वेपर्स होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मरकरी का वेपर प्रेशर प्लस रो जी एच बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A differential manometer is used to measure, डिफरेंशियल मैनोमीटर से क्या करते हैं आप, प्रेशर इन वेंचुरीमीटर, डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पाइप, सबसे बड़ा ऑप्शन यही सही है, 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हाँ अगर बैरोमीटर में वैक्यूम नहीं होगा तो नहीं रेस करेगा। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ अ पीजोमीटर ट्यूब, पीजोमीटर ट्यूब की मदद से जो हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं वो क्या होता है, तो गेज प्रेशर होता है। क्या होता है, गेज प्रेशर। क्या हुआ प्रिंस वाला, कितनी हंसी की भाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर ये हाइट एच है तो हम लोग प्रेशर क्या बताते हैं, रो जी एच। हम यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करते हैं, उसको जीरो मानकर चलते हैं, इसलिए ये क्या होगा आपके पास, आंसर जो होगा वो क्या होगा, गेज प्रेशर होगा, गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन है ये, पढ़ लो अच्छे से, इस सवाल को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है। इससे आपकी कुछ जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, फॉर योर जीके ओनली। अच्छा सबसे बड़ा ऑप्शन नाउ, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय मरकरी मैनोमीटर एंड अ स्टेथोस्कोप। बड़े सीधे हैं हिमाचल वाले, कितने बड़े सीधे हैं, इतने सो इनोसेंट। ठीक है, देखो शुरू में मेंशन कर रखा है मरकरी मैनोमीटर, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं आगे सवाल, क्योंकि यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय मरकरी मैनोमीटर एंड अ स्टेथोस्कोप while wrapping a closed air filled jacket around the upper arm of a person at the level of the heart। ठीक है, तो ये आपने ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है मालूम है, द सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि द मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज पंपिंग एंड द डायस्टोलिक प्रेशर द मिनिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग ऑफ अ हेल्दी पर्सन आर इंडिकेटेड एज 80 to 120 रेस्पेक्टिवली। तो कितना कुछ जानने को मिला, जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो या करवाते हो तो दो रीडिंग मिलती है, एक लोअर और एक अपर। तो जो अपर रीडिंग होती है कौन सी, 120 वाली, उस समय हार्ट पंप कर रहा होता है यानी कि ज्यादा प्रेशर लगाता है। ठीक है, और जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, छल कपट में विश्वास नहीं रखते हिमाचल वाले, बिल्कुल सही बात। ठीक है, 80 होता है मिनिमम वाला। तो ये आपकी उसने ज्ञान की वृद्धि की, उसके लिए उनका धन्यवाद। नेक्स्ट, दीज वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन, ये टीचर पक्का इसको मेरी तरह, जैसे मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना, ऐसे बायो में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आगे पीछे लिख दी,
हाँ 80 पहले लिख दी, 120 बाद में लिख दी, आप समझ जाना। दीज वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन, अरे भैया ऊपर खुद ही कह रहा है कि मरकरी मैनोमीटर यूज करता है तो मरकरी की टर्म में ही होगा ना, तो 120 ऑफ mm ऑफ मरकरी से 80 m, ठीक है। अरे बेइज्जती का है, उनकी तारीफ है ये तो। हाँ ये तो बीपी मेजरमेंट का डेफिनेशन है, लेकिन बहुतों को नहीं पता होता ना, तो आपको मालूम चल गया, ठीक है, पूरी डेफिनेशन ही छाप के रख दी। अबे ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान की वृद्धि एंड टाइम की बर्बादी एग्जाम में, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। बड़ा सवाल लिखकर डरा रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेशर ऑन अ फ्लूइड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे कौन सा प्रेशर होता है भैया? अब पढ़ लेना सही से, वैसे वैक्यूम दिख रहा है हमें, वैक्यूम ही है। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, नन ऑफ दिस, आंसर इज वैक्यूम प्रेशर। इस बार क्या होगा आपका आंसर? वैक्यूम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ वैक्यूम प्रेशर ऑफ 4.5 मीटर ऑफ वाटर द इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट प्रेशर इज। ये सवाल कीजिए भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा इसे। तो ज्योतिका जी का आंसर आ गया ए, वेरी गुड। तो देखो भैया हमने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक, ये आपको बोला था 10.3 मीटर ऑफ वाटर, और यही आपको बताया गया था 760 mm ऑफ मरकरी, बोला गया था ना। तो क्या कह रहा है, वैक्यूम प्रेशर है 4.5 मीटर का, मतलब कितना कम कर देना है, कितना कम कर देना है, 4.5 मीटर। तो भैया ये कितना बचेगा, ये बचेगा सर 10.3 माइनस 4.5, 10.3 माइनस 4.5, तो 13 में से 5 गया 8, 9 में से 5.8, तो 5.8 मतलब क्या हो गया, ए ही ऑप्शन हो गया 5.81, 5.81। अबे इसमें याद क्या करने की जरूरत है, ये तो वैसे ही था, 10.3 माइनस 4.5 कर दो। समझ रहे हो, ये सब बताया जाता है। जब मैंने थ्योरी की क्लास बताई थी तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सारी वैल्यूज बताई थी, पानी की टर्म में, मरकरी की टर्म में, मेगा पास्कल, किलो पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर, सब बताया था। टॉर क्या होता है, टॉर, एक टॉर कितने के बराबर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, 1 mm मरकरी जो होता है वो 1 टॉर होता है। आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए सवाल, a 30 meter metric chain is found to be 0.1 meter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then the actual distance will be, ठीक है। अब इस सवाल को करने का तरीका देखना, आप गए चेन लेकर, आप गए चेन लेकर और ये ए से बी तक की डिस्टेंस ना पाए और आकर बताया कि सर 300 मीटर है। मैंने बोला 300 मीटर है, अच्छा, और चेन कितने की, 30 मीटर की।
तो आपके फॉलोअर ने कितना काउंट किया होगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली ये 10 चेन हुई होंगी, 300/30। तो नंबर ऑफ चेन कितनी हो गई? 10। लेकिन एक्चुअल में एक चेन कितनी की थी? वो थी 30 - 0.9 यानी कि 29.9 की। तो नंबर ऑफ चेन इंटू एक्चुअल लेंथ 29.9, तो ये रहेगा 299 मीटर। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसे करना। हाँ ये भी सही है प्रिंस राज, 30 मीटर करके 10 बार लिया, एरर -1, बिल्कुल सही। नहीं तो ऐसे करना है भाई। इसने सोचा होगा ये भी 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, ठीक है। तो हम कहेंगे 30 मीटर माना उसने और n चेन पड़ी, तो एक चेन n चेन का मतलब n इंटू 30 लेंथ, तो 300 के बराबर है। तो 300/30 यानी कि 10 बार चेन पड़ी। यहां से यहां तक एक चेन, यहां से यहां तक दूसरी चेन, यहां से यहां तक तीसरी चेन, यहां से यहां तक चौथी चेन। बट चेन की लेंथ है कितनी? एक्चुअल में 29.9। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भी सही है, यहां पर 300 से छोटा एक ही ऑप्शन है, वही आंसर है। ऐसे ही किया, वेरी गुड। ऐसे ही किया तो वेरी गुड। अबे भैया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The true length of a line is known to be 200 meter. When this is measured with a 20 meter tape, the length is 200.80 meter. The correct length of 20 meter tape is? जैसे मर्जी वैसे कर दो। अगर आपका आंसर सही आए तो, अगर आपका आंसर सही आए तो जैसे मर्जी वैसे कर दो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब नंबर ऑफ चेन फाइंड आउट करेंगे। अगेन वही नंबर ऑफ चेन। नंबर ऑफ चेन कितनी पड़ेंगी? द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इज नोन टू बी 200 मीटर। 200 मीटर ट्रू लेंथ थी, यानी कि एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ को हम लोग क्या करेंगे? चेन की एक्चुअल लेंथ से डिवाइड करेंगे। इज इक्वल्स टू, व्हेन दिस इज मेजर्ड विद अ 20 मीटर टेप, द लेंथ इज 200। ठीक है। अब आपने जो मेजर की, वो मेजर कितने की? मेजर करके आप 200.8 मीटर, और टेप लेकर कितने का गए थे? 20 मीटर का। ध्यान समझना, फिर से सवाल। आपने अगेन वही क्या, ए से लेकर बी तक की दूरी नापी। तो आपने कहा यहां से यहां तक एक चेन, यहां से यहां तक दूसरी चेन, यहां से यहां तक तीसरी चेन, यहां से चौथी चेन, पांचवी चेन, छठी चेन, इस तरह से। तो आपने कहा ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, एंड सो ऑन। तो हमने ये टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी? 20 इंटू एन हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल लेंथ जो थी उसकी एल थी, तो नंबर ऑफ चेन कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ चेन हो जाएंगी 200.8/20। ठीक है। लेकिन एक्चुअल लेंथ क्या है? एक्चुअल लेंथ है 200। तो 200 को जब मैं एक्चुअल लेंथ से डिवाइड करूंगा तब भी उतनी ही चेन आनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां से एल बराबर क्या हो जाएगा? 200 गुना 20/200.8, और यहां से आएगा 19.92, 19.2 या 92। और करेक्ट गुणा करेक्ट बराबर रॉन्ग गुणा रॉन्ग से भी कर दो। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने कल ये थ्योरी वाली क्लास में भी बताया था। जो भी थ्योरी वाली क्लास थी पेड बैच में, उसमें बताया था मैंने, ये ट्रू इंटू ट्रू बराबर जो रॉन्ग इंटू रॉन्ग करते हैं, वो यहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसे तुम ट्रू मानते हो बेसिकली वो ट्रू नहीं होता, वो नॉमिनल साइज होता है। ट्रू लेंथ तो ये है। आप अगर इसमें टी इंटू टी बराबर डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू लगाओगे तो एक्चुअल में दिस इज नॉट ट्रू लेंथ, दिस इज नॉमिनल लेंथ, दिस इज नॉमिनल लेंथ। वो भी सही है देवेंद्र, लेकिन जिसको मतलब कॉन्सेप्ट पता हो वही। आप ये कहोगे एक्चुअल लेंथ इंटू नॉमिनल लेंथ। एक्चुअल यहां पे इसको, ठीक है, एक्चुअल गुणा एक्चुअल बराबर मेजर्ड लेंथ इंटू नॉमिनल लेंथ, तो सही होगा आपका। लेकिन सिंपल सा है ना, इतना अच्छा तरीका बता दिया आपको, इससे बढ़िया तरीका क्या होगा?
भाई आपको मालूम है नंबर ऑफ चेन तो एक्चुअल में फील्ड में आप उसे गलत मानो या सही मानो, नंबर ऑफ चेन तो जितनी बार रिपीट हुई है उतनी बार ही रिपीट होगी। नंबर ऑफ चेन तो जितनी बार रिपीट हुई है उतनी ही रिपीट होगी ना, चाहे उसकी लेंथ को सही मानो चाहे गलत मानो। तो n बराबर सही लेंथ, सही दूरी बटे सही चेन की लेंथ, गलत दूरी बटे गलत चेन की लेंथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से कीजिए, बढ़िया है। और एक ही तरीके से सवाल करें तो ज्यादा सही रहता है। 19.92 आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करिए फिर बी पर टिक कर दीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहां पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन ले लीजिए, 19.98 है वो 19.92 होगा। नाइनटीन पॉइंट टू आ रहा है क्या? कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से कर लो, चाहे अगर ऐसे नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर से करके बता दो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना भैया? ये कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। A tape of length L and weight W kg per meter is suspended at its end with a pull of P kg. The sag correction is. The sag correction is. इसको तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर लोगे, इसको तो आप क्या है डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर लेंगे। तो यूनिट, तो उससे भी आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है, वीटो बी नहीं बालक, ए होगा आंसर। वीटो बी नहीं होगा बच्चे, ए होगा। अरे देखो ना यार, करेक्शन है तो मीटर में यूनिट आनी चाहिए। इस वाले ऑप्शन को क्या लिख सकता हूं मैं? एल इंटू डब्ल्यू एल का स्क्वायर बटे 24 पी स्क्वायर। ये भी केजी में हो जाएगा और ये भी केजी में। यूनिट एल, इसकी यूनिट आएगी क्या? इसकी यूनिट आएगी किलोग्राम पर मीटर, इसकी यूनिट आएगी किलोग्राम पर मीटर। इसकी यूनिट आएगी मीटर पर केजी, इसकी यूनिट आएगी मीटर पर केजी। ठीक है, और इसकी यूनिट आएगी आपके पास केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। ठीक है, केजी पर मीटर। तो ये यूनिट से भी हो रहा है, अगर भूल भी जाओ तो। वैसे तो इसको याद रखो, आपको कल ही बताया था ये डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर या एल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 24 पी स्क्वायर, यूडीएल एंड डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के साथ में एल की 2 पावर ले लेंगे तो टोटल वेट बन जाएगा, टोटल वेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय इज। तो इनवार में क्या होता है आपके पास? निकल एंड स्टील होता है क्या? निकल एंड स्टील कितना कितना होता है? 36% निकल, 64% स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of a line measured with a 20-meter chain was found to be 250 meter. Calculate the true length of the line if the chain was 10 centimeter too long. अगेन क्या करेंगे, आप नाप कर कितनी आए 250 और चेन मानकर कितने थे 20। द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। तो 250 कैलकुलेट की, माना कितना था 20,
बट एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, यानी कि 20.1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैलकुलेशन करनी है बस। तो बिना कैलकुलेशन करे भी कर सकते हैं कि 2250 से स्लाइटली ज्यादा आएगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये डीएसएसबी वाले भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे ही बोल देंगे यार, इतना थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 20.1/20 करूंगा तो एक से स्लाइटली ज्यादा नंबर मिलेगा, तो 250 से थोड़ा सा ही ज्यादा, तो 253.6। 251.2 आ रहा है, तो देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट फिलहाल ये आंसर तो यही होगा इन तीनों में से, चारों में से, ठीक है। आंसर तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if bearing of OA is 20 and bearing of OB is 120 डिग्री, देन कल थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको एंगल निकालना सिखाया था, तो क्या बोला था, दोनों का ओरिजिन एक ही जगह पर है, तो OA लाइन यहां से जा रही है, तो ये एंगल कितना दे रखा है 20 डिग्री, एंड OB, ये OA और ये OB, इसकी बियरिंग कितनी दे रखी है 120, तो ये पूरा कितना है 120 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 100 डिग्री। वेरी गुड, सभी का सही है, शतक मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 35 डिग्री वेस्ट एंड द होल सर्किल बियरिंग, तो साउथ वेस्ट ये कितना है 35, तो कितना ऐड कर देंगे इसमें 180, तो कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा क्या, ठीक है। पेट्रोल का भाव आ गया। थोड़ा यार पंजाब गवर्नमेंट पे भी कुछ लेके आओ यार, 3000 का बताओ, वो तो मतलब मुझे लग रहा है कि अब 2-4 साल की जिनको नौकरी देंगे ना, वैसे बढ़िया तरीका है, फॉर्म की फीस 3000 5000 रुपये फॉर्म की फीस रखो, उससे क्या हो जाएगा 2-4 साल की सैलरी तो निकल ही जाएगी, जितनों का सेलेक्ट करोगे। चलो खैर, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रिड्यूस्ड बियरिंग टू होल सर्किल बियरिंग, तो इस बार कितना है, साउथ से ईस्ट की ओर है, 28 डिग्री 14 मिनट, तो क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 में से माइनस करना हो तो इसको लिख लेना चाहिए 179 डिग्री 60 मिनट, डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहिए, और ये ठीक है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, 46 मिनट यही देख लिया, इसी से मालूम चल गया ए, बट फिर भी कर लो, चलो ठीक है, ऐसे कर लेना चाहिए, ठीक है। जब भी माइनस करना हो तो 180 को ऐसे लिख लेना चाहिए 179 डिग्री 60 मिनट, ठीक है, तो जल्दी हो जाता है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 3000 में कंपटीशन ही खत्म पूरा, यही भाई से भी सही है, कौन भरेगा फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if the true bearing of a line AB is 269 degree 30 minute, then the azimuth of the line AB, भैया जो ट्रू बियरिंग होती है उसी का दूसरा नाम एजीम्यूथ होता है, एजीम्यूथ इज बेसिकली क्या ट्रू बियरिंग, इट इज नॉट रिड्यूस्ड बियरिंग या कुछ और, तो आंसर क्या होगा यही रहेगा डी। लो भैया पंजाब वालों की बड़ी लंबी उम्र है यार,
पंजाब का, पंजाब का नाम लिया और पंजाब आ गया। पंजाब का नाम लिया, पंजाब आ गया। ठीक है, तो तुक्का मत लगा देना कि 269 है तो देख के 90 डिग्री 30 मिनट, कुछ भी। अब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए यहां से आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following bearings were observed while traversing with a compass. Which stations were affected by local attraction? बताओ। कहां कहां पर लोकल अट्रैक्शन है ये बताना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखो, जहां पर 180 डिग्री का एग्जैक्ट डिफरेंस है, यहां पर तो 180 का डिफरेंस नहीं हो सकता, यहां पर भी 180 का नहीं है, और यहां पर भी 180 का है क्या? नहीं है। तो देखो, यहां पर एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि ए और बी पर तो लोकल अट्रैक्शन नहीं, ए और बी पर तो लोकल अट्रैक्शन नहीं है। पूछ रहा है विच वर अफेक्टेड, कौन से अफेक्टेड हैं, है ना। तो ए बी लाइन का क्या है, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली 180, यानी कि ए बी जो है, ए बी जो है वो नहीं है। तो कौन सा अफेक्टेड होंगे? सी और डी। कौन से अफेक्टेड होंगे? सी और डी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, यही करना है। और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जहां पर 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं है, वहां पर जरूरी नहीं है कि दोनों स्टेशन पर ही लोकल अट्रैक्शन हो। एक पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है और दूसरे पर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी जो है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है दोनों। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर डिफरेंस एग्जैक्टली 180 है, डिफरेंस एग्जैक्टली 180 है, तो दोनों फ्री होंगे, दोनों लोकल अट्रैक्शन से फ्री होंगे। लेकिन अगर डिफरेंस एग्जैक्टली 180 नहीं है, तो दोनों पर ही लोकल अट्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, दोनों पर ही लोकल अट्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ए और बी पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, यहां पर बी पर नहीं है, इसका मतलब सी पर होगा, और यहां पर ए पर नहीं है मतलब डी पर होगा, तो सी और डी दोनों पर हो गया। ठीक है, पर हो गया। हाँ, रट रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रटने के साथ में रटना भी है और हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना है। ठीक, 70-80% काम रटना आएगा, बाकी 30% जो है वो आपका कॉन्सेप्ट आएंगे। If four bearing of a line is इतना E, assuming there is no local attraction, the back bearing of the line is, ठीक है भैया। देख रहे हो स्टेट वाले कितना पीछे चलते हैं। जो सवाल इंजीनियरिंग सर्विसेज ने 1995 में पूछ के बोल दिया, वो यहाँ पर 2003 में पूछा जा रहा है। चलो खैर, तो साउथ का कर देंगे नॉर्थ, और ईस्ट का कर देंगे वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। हाँ, तो नॉर्थ 49 डिग्री 52 मिनट वेस्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सबको रटा हुआ होगा। हाँ भाई, कौन कौन है इलाहाबाद वाले, बताओ जल्दी से आंसर इसका। तो यही आंसर है इसका, 82.5 डिग्री ईस्ट। और कहां से पास होता है ये? नैनी प्रयागराज,
बी आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल, ये भी सबको आता होगा, कल भी बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक जो एक्सिस होती है वो जियोग्राफिकल के से कोइंसाइड क्यों नहीं करती, क्योंकि अर्थ इस एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेशन करती है। और इस रोटेशन की वजह से इसके अंदर जो मॉल्टेन मैग्मा होता है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक क्लोज लूप बनाते हैं। और आपको मालूम है करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 27 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए भैया और कीजिए। क्वेश्चन नहीं खत्म भैया, ऐसे कैसे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ये थोड़ा सा परेशान हो गया आईपैड भी बेचारा, दिक्कत करने लगा है। द होल सर्किल बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एंड ए सी आर 20 डिग्री 15 मिनट एंड 337 डिग्री। अब देखो ए बी और ए सी यानी ये भी क्या है, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। तो ए बी लाइन इधर है कितना, 20 डिग्री 15 मिनट, एंड ए सी कितना है 337 डिग्री 45 मिनट। तो ये एंगल कितना दे रखा है, 337 डिग्री 45 मिनट। देख रहे हो ये सब चीजें आपको थ्योरी में डायरेक्टली पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल लो 360 में से माइनस करके, ठीक है, या इन दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दो, वो भी ज्यादा सही है। करें क्या इसको, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो 259 डिग्री 60 मिनट में से 359 डिग्री 50 इसमें से माइनस करो 337, तो ये कितना हो जाएगा 15 मिनट, और ये हो जाएगा आपके पास दो दो, ठीक है। तो 22 डिग्री 15 मिनट ये, और 20 डिग्री 15 मिनट वो, तो 22 और 20 42 डिग्री 30 मिनट। आ रहा है क्या आंसर भैया, बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेलिन ने पूरा इक्वेशन ही लिख दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the whole circle bearing of side AB of an equilateral triangle AB is 38 degree 45 minute, then the bearing of the third side CA of the triangle, if the whole circle bearing of a side AB, ये A है और यहां से हमने एक AB लाइन बनाई, और ये होल सर्किल बियरिंग हमें दे रखी है कितना 38 डिग्री 45 मिनट। फिर यहां से आपके पास है कि दूसरी लाइन इस तरीके से जाएगी कि ये जो एंगल है, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू क्या 60 डिग्री, दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। फिर यहां से सी लाइन है, और एक्चुअल में ये थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए, इस तरह से।
ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं पहले वाले तरीके से बता रहा हूं। पहले तरीके से क्या होता है याद रखिएगा कि इस वाली लाइन की फोर बियरिंग देखना कितनी होगी, सीधा 240 प्लस गिवन एंगल, क्या बात है। हाँ 120 डिग्री, 120 डिग्री से दो बार घूम जाओगे, ऐसा कर लो। ठीक है, शशांक ने बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, दो तरीके से करेंगे, पहले मैं जो तरीके करते हैं वैसे, और फिर मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा ऐसे थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिए भैया कि ये वाला एंगल अगर कितना है आपके पास 60 डिग्री, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना होगा 38 डिग्री। तो इस वाली लाइन की जो फोर बियरिंग आएगी वो आएगी आपके पास 120 डिग्री प्लस 38 डिग्री 45 मिनट, बस ऐसा लिख लेना। ठीक है, ऐसा लिख लेना। फिर इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल क्या होगा, यही होगा जो आया, और इसमें ये 120 डिग्री क्या कर देंगे, दोबारा ऐड कर देंगे। तो इसमें फिर से एक बार 120 डिग्री ऐड कर देना, यानी कि ये हो रहेगा 240 डिग्री और प्लस 38 डिग्री 45 मिनट। तो यहां से हो जाएगा 278 डिग्री 45 मिनट। एक तरीका तो यह समझ में आ गया। देखो ध्यान से, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ट्राइंगल का ये बाहर का एंगल 120 होगा। अब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ये तिरछी रेखा काट रही है। ठीक है, तो ये एंगल अगर 38 डिग्री 45 मिनट है तो ये भी 38 डिग्री 45 मिनट ही होगा। तो ये टोटल बियरिंग कितनी रहेगी 38 डिग्री 45 मिनट प्लस 120। अब इस वाली लाइन को ऐसे लेकर गए तो अगेन अब ये वाली वर्टिकल और इस वर्टिकल को ये तिरछी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये पूरा एंगल 120 प्लस 38 था तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा 128 प्लस 38, 120 प्लस 38 ये, और इसमें क्या कर देंगे 120 डिग्री और ये वाला ऐड कर देंगे क्योंकि ये 60 है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका क्या है वो थोड़ा सा ज्यादा आसान है। वो आसान ऐसे है कि भाई देखो, यहां से ये ए था और ये बी लाइन है, तो ये एंगल कितना है आपके पास, दिस एंगल इज 38 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है, अब बताओ यहां से ये जो एसी लाइन होगी, एसी लाइन, तो इनके बीच में ये पूरा एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। ये एंगल 60 डिग्री का होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो इतना एंगल कितना होगा ये एंगल, तो क्या ये एंगल 8 डिग्री 45 मिनट होगा या नहीं होगा। क्योंकि भैया ध्यान दीजिएगा ये टोटल एंगल, ये एंगल कितना है 90, और ये पूरा, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया 6, यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना होगा 60 प्लस 38 डिग्री 45 मिनट, उसमें से 90 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर ये एंगल 8 डिग्री 45 मिनट है तो ये एंगल भी कितना होगा 8 डिग्री 45 मिनट होगा, क्या होगा। और यहां से यहां तक का ये एंगल कितना है 270 डिग्री। ठीक है, तो 270 डिग्री में 8 डिग्री 45 मिनट ऐड करोगे तो कितना आएगा 278 डिग्री 45 मिनट। आगे समझ में क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकंड वाले से कर रहे थे लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? तो the deflection of magnetic needle due to external magnetic, the error in the angle between the true meridian and the magnetic, the angle between the कौन सा horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian at a place is your magnetic declination. Next question, magnetic bearing of a line is found as 35 degree 45 minute if the declination is 35 degree east. तो ईस्ट में मैंने क्या बोला था, EAST ईस्ट, WEST वेस्ट, तो ए किस में आता है, ईस्ट में आता है, तो एडिशन क्या करोगे, सीधा सीधा जोड़ दोगे, तो ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल्टा। तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना है 35 डिग्री 45 मिनट और ये कितना है 3 डिग्री 45 मिनट, तो 90 का ये हो जाएगा 30 मिनट और 1 डिग्री इधर, तो 39 डिग्री 13 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, अभी तो क्या भैया डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू दी, हाँ जी क्या होगा, तो ईस्ट में होता है तो पॉजिटिव होता है और वेस्टर्न साइड में होता है तो निगेटिव होता है। वेस्ट में होगा तभी निगेटिव होगा ना, ईस्ट में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द मैग्नेटिक पोल्स द अमाउंट ऑफ डिप, डिप क्या होता है, जो मैग्नेटिक नीडल है उसको रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल, बट ये हॉरिजॉन्टल ना रहकर क्या करती है, हॉरिजॉन्टल ना रहकर ये क्या करती है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर जाती है वर्टिकल प्लेन में। तो ये जो एंगल होता है यही हमारा क्या होता है, डिप होता है। तो पोल्स पर क्या होता है, ये आपका नॉर्थ पोल है, तो भैया यहां पर नीडल हॉरिजॉन्टल रह पाएगी नहीं, ये वर्टिकल हो जाएगी, क्यों, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, तो नॉर्थ पोल यहां हो जाएगा और साउथ यहां, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, कितना रहेगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करें सभी लोग, सभी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आप पी से पोल पी से परपेंडिकुलर, क्या बात है, पी से पोल पी से परपेंडिकुलर। When the magnetic declination is 5 degree 20 minute east, the magnetic bearing of the sun is at noon। तो देखो भैया यही आपकी क्या है, अर्थ है, तो ये आपका क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो दोपहर के समय सूर्य देवता कहां विद्यमान होंगे, तो दोपहर के समय सूर्य देवता होंगे आपके यहां पर साउथ में, यहीं दिखाई देंगे ना। तो इनकी ट्रू बियरिंग कितनी होनी चाहिए, इनकी ट्रू बियरिंग होगी 180 डिग्री, ट्रू बियरिंग क्या होगी 180 डिग्री।
और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है डेल्टा पॉजिटिव ईस्ट में, तो मैग्नेटिक बियरिंग पूछी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग, यानी कि 180 इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन डेल्टा, डेल्टा। तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना 5 डिग्री 20 मिनट, तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिएगा भैया, तो जाएगा 40 मिनट, और 179 में से 5 गया 174 डिग्री, 174 डिग्री 40 मिनट, 174 डिग्री 40 मिनट। ठीक है ज्योतिका जी, 354 डिग्री 40 मिनट कैसे आ गया बेटा, 174 डिग्री 40 मिनट आएगा। पुस्तिका में आपका इसका आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में जो इसका सॉल्यूशन है वो गलत है, ये सॉल्यूशन जो है बेटा गलत है, क्योंकि दोपहर के जब में जो ट्रू बियरिंग होगी 360 नहीं होगी, 360 नहीं होगी, बियरिंग होगी 180 डिग्री, क्योंकि एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्थ से, तो दोपहर के समय सूर्य देवता साउथ में पहुंच जाएंगे, है ना, पूरब से दक्षिण, और यहाँ पर, तो ये एंगल 180 होगा। जगन्नाथ चौधरी, वाह वाह वाह, सब नॉर्थ में कब होगा सन कभी नॉर्थ में आता है, कभी सूर्य देवता नॉर्थ में जाते हैं, पूरब से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, साउथ में जाते हैं, और वेस्ट में अस्त हो जाते हैं, नॉर्थ में इस रीजन में कभी सूर्य देवता जाते ही नहीं है। मिथिलेश यादव बेटा कैसी बातें करते हो, जल निगम मर्ज हो गया तो क्या काम नहीं होगा जल निगम का, है ना, लोग तो चाहिए होंगे ना जल विभाग के लिए। ध्यान रखिएगा, तो ईस्ट में तो हमने तो बेसिक फॉर्मूला लगाया, हमने क्या लगाया, ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल्टा, डेल्टा ऐड करेंगे, डेल्टा क्या करेंगे, ऐड करेंगे ईस्ट में, तो जब इधर ऐड करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना बेटा, तो 180 में से माइनस हो जाएगी वैल्यू जाके। चलिए हाँ, जल निगम की बिल्डिंग बात है, हम गए हैं उस बिल्डिंग में, जल निगम की उस बिल्डिंग में हम गए थे इंटरव्यू देने, यही का। चलिए, टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड बी सी है बियरिंग्स 145 डिग्री, क्यों वीटो तुम भी गए थे क्या, तुमने भी इंटरव्यू दिया है क्या वहां पर, क्या करने गए थे जल निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए। सिविल इंजीनियर भैया जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए। टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड बी सी हैव बियरिंग्स 145 डिग्री and 82 degree respectively and intersected B and are connected by a curve of radius 200 meter. The deflection angle is, अच्छा अच्छा बढ़िया, तो टू स्ट्रेट लाइन से ए बी एंड बी सी, तो ए बी की बियरिंग है 145 डिग्री, तो ए है, तो यहां से 145, मतलब इस तरह से मान लो, तो ये बी पॉइंट है, और ये पूरा एंगल कितना दे रखा है आपको, 145 डिग्री दे रखा है, ठीक है, एंड बी सी है बियरिंग्स 82 डिग्री, तो जो बी सी होगी वो यहाँ होगी, वैसे तो हर जगह बी सी हो रही है, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर तो बी सी होगी और छत्तीसगढ़ ने भी यहाँ पे बी सी कर दी, 5 ऑप्शन दिए हैं, बताओ ये एंगल कितना है, 82 डिग्री। और आपसे क्या पूछा, डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या बोला था बेटा, जाना था जापान पहुंच के चीन, जाना था सीधे बट इधर मुड़ गए, तो ये एंगल जो होता है वो डेल्टा होता है, ये एंगल जो होता है यही आपका क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो भैया एक बात बताओ कैसे निकालेंगे,
क्या ऐसे निकाल रहे हैं कि अगर ये 145 है तो ये पूरा भी 145 होगा, इस 145 में से अगर 82 माइनस कर दूं तो डेल्टा आ जाएगा क्या? तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 145 डिग्री माइनस 82 डिग्री, 60 हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, 63 डिग्री आंसर इज 63 डिग्री। भैया बुक ले लीजिए जरूर, ये बात बिल्कुल सत्य वचन है। बेटा कोई एक ही एग्जाम थोड़ा ना देना है जिंदगी में, एग्जाम तो अभी और भी देना है ना, तो बुक तो ले ही लो। यूथ वालों ने हमारे लिए इतना किया है तो उन्हें भी कुछ चंदा जाना चाहिए, है ना। उन्होंने इतनी बढ़िया बुक निकाली है, हालांकि मेरा कमीशन नहीं है, यूथ वालों को मुझे भी थोड़ी रॉयल्टी देनी चाहिए, इतनी बुक सेल करवा रहा हूँ उनकी, है ना। लेकिन अच्छी बुक से लेनी चाहिए आपको, ठीक है। और इतने कम प्राइस में बहुत सस्ती बुक है जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात है गलतियां बहुत कम है इसमें, बहुत कम गलत। 200 मीटर का रोल है आपको बेवकूफ़ बनाना, बीसी काटना है, ठीक है। मैंने तभी तो बोला यहाँ पर खूब बीसी हो रही है, तो बीसी काटने के लिए वो 200 मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 10 डिग्री एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 1 डिग्री वेस्ट, द मैग्नेटिक बियरिंग इज। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग और माइनस डेल्टा करेंगे, क्यों? क्योंकि वेस्ट में। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगा? ट्रू बियरिंग यानी कि 10 डिग्री, और प्लस उसमें क्या कर दीजिएगा 1 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो 11 आ जाएगा क्या आंसर? 11 डिग्री इज दी आंसर। ठीक है भाई, कोई समस्या? 800 रुपये में दोनों किताबें बताइए, इतने में तो फोटो कॉपी भी ना होगी जितने में ओरिजिनल बुक दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इज 11 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब मिलकर पागल बना रहे हैं। इससे याद है, अबे मयंक है या नहीं है? आज भी लेक्चर छुप छुप के देख रहा है। हाँ भाई मयंक वाला कहाँ हो? वैसे मयंक यार नाम बदल के आ रहा था, कहाँ गया मयंक वालक हमारा? If the difference of the fore and back bearing of the line is 180 degree 30 minute, then there is a effect of, इसका इफेक्ट होगा स्थानीय आकर्षण। स्थानीय आकर्षण बहुत ही खराब है, स्थानीय आकर्षण कुछ केसेस में, लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन। अगला सवाल, आएंगी जब वैकेंसी आएंगी तब होगा, वो पावर ही कर रहा होगा। नहीं मारियो देखो है हमारा पुराना बालक, मारियो बुलाओ अपने दोस्त को यार। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? तुम पढ़ाई कर रहे हो और अपने दोस्त को पावर ही करवा रहे हो, ये तो गलत बात है। Magnetic bearing of a line was north 59 degree 30 minute west in the year 1967, ये उन दिनों की बात है। When the declination was 4 degree 10 minute east, if the present declination is 3 degree west, the whole circle bearing of the line is। सर आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं रहा हूँ बालक, जुकाम हो रखा है, जुकाम में पढ़ा रहा हूँ। जुकाम 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 में ऐसे ही होता है, रोने ऐसा। पुराने बच्चों की याद आ रही है। चलो खैर, तो ये उन दिनों की बात है जब बियरिंग नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट होती। तो क्योंकि हमें आंसर WCB में करना है तो इसको WCB में कन्वर्ट कर लो पहले। तो नॉर्थ वेस्ट कितना है? 59 डिग्री 30 मिनट, 59 डिग्री 30 मिनट ये। तो इस समय इसकी जो बियरिंग हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? हाँ, तो वो हो जाएगा आपके पास 259 डिग्री 60 मिनट
-59 डिग्री 30 मिनट, 359। तो 300 डिग्री 30 मिनट आपकी क्या हो गई, ट्रू बियरिंग हो गई। अब याद रखिएगा ट्रू बियरिंग चेंज नहीं होती, तो ये हो जाएगी m1 प्लस डेल्टा 1 बराबर m2 प्लस डेल्टा 2, जहां m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है आपके मैग्नेटिक बियरिंग से। तो अच्छा मैग्नेटिक बियरिंग की तो दे रखी है उस समय 300 डिग्री 30 मिनट, तो 300 डिग्री 30 मिनट प्लस उस समय का डिक्लिनेशन कितना था, 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट था, तो 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट कर देंगे बराबर, इफ द प्रेजेंट डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री वेस्ट, तो माइनस कर देंगे 3 डिग्री। तो आज की डेट में m कितना रहेगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो 3 और 4 7, 307 डिग्री 40 मिनट है क्या ऑप्शन में, 307 डिग्री 40 मिनट है क्या। जादू, ये क्या जादू कर दिया तुमने, 304 नहीं आएगा बेटा, 307 आएगा, 307 डिग्री 40 मिनट आएगा, 307 डिग्री 40 मिनट आएगा बालक। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं है। सर सिर्फ एफएम में रोते हैं क्यों भैया। मैग्नेटिक बियरिंग फ्रॉम एमएम से लेते हैं ना, तो ट्रू नॉट से क्यों ले रहे हैं, वाह वाह वाह, शाबाश प्रिंस जी शाबाश, यानी कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया आपका। बेटा ट्रू बियरिंग हमेशा ट्रू मेरिडियन से लेते हैं, और मैग्नेटिक कहां से लेंगे, मैग्नेटिक से लेंगे। कल की क्लास नहीं की तुमने, इसका मतलब थ्योरी वाली, कल का लेक्चर देखो थ्योरी वाला, तब क्लियर होगा ये। बेटा दो तरह की मैग्नेटिक मेरिडियन होती है ना, एक है आपके पास ट्रू मेरिडियन, और एक आपके पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ये आपके पास जो ट्रू नॉर्थ साउथ होता है ज्योग्राफिकल, ये, और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, और इनके बीच का एंगल क्या होता है, यही डेल्टा होता है। अब जो हमारा कंपास होता है, जो हमारा कंपास होता है वो कहां से रीडिंग देता है, मैग्नेटिक बियरिंग देता है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग। और ट्रू बियरिंग कहां से मिलेगी, वो तो आपको यहां से मिलेगी ना, इस वाले नॉर्थ से। तो जो एक्चुअल बियरिंग होगी वो ये होगी, तो एक्चुअल बियरिंग क्या हो जाएगी, एम बी प्लस डेल्टा हो जाएगी, यानी कि ट्रू बियरिंग। थ्योरी भूल गए, हाँ समझ गया शशांक, मैं समझ गया, लेकिन मैं थोड़ा रोता, तुमने कहा सर रोता है, फिर मैंने कहा फ्लूइड मैकेनिक्स रोने में, फ्लूइड मैकेनिक्स से कॉन्सेप्ट आ गया। आपने लिखा प्रिंस बेटा कि मैग्नेटिक बियरिंग फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन से लेते हैं, तो ट्रू नॉर्थ से क्यों ले रहे हैं, आपने क्यों ले रहे हैं ये लिखा ना, तो मुझे लगा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, क्वेश्चन पूछ रहे हो, समझ गए, इसलिए। झूठ के दृष्टिकोण से देखें तो सच बदल जाएगा, क्या बात है। चलिए समझ में आ गया सभी को। अगला लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी डिमांड है इस क्वेश्चन की भी, बहुत डिमांड है भैया। कनेक्शन लॉस्ट हुई वह हमारा, वेट कीजिएगा भाई जरा, हमारा ये मोबाइल में नेटवर्क गायब है, बफरिंग तो नहीं हो रही है आपके तरफ, बफरिंग तो नहीं हो रही है या हो रही है।
नो बफरिंग। चलिए ठीक है, अभी ठीक है, हमारी फोन में कुछ दिक्कत थी। द लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। जीरो डिक्लिनेशन क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर बताइए जीरो डिक्लिनेशन के लिए। तो आइसोगोनिक होती है सेम डिक्लिनेशन और अगोनिक होती है जीरो डिक्लिनेशन। सवाल बढ़िया हो जाता अगर इसमें एक्लाइनिक और आइसोक्लाइनिक और हो जाता। सवाल बढ़िया हो जाता अगर इसमें एक्लाइनिक और आइसोक्लाइनिक और हो जाता। तो याद रखिएगा जो क्लाइनिक होता है वो डिप के लिए यूज करते हैं। सेम डिप के लिए आइसोक्लाइनिक, जीरो डिप के लिए एक्लाइनिक। सेम डिक्लिनेशन के लिए आइसोगोनिक, जीरो डिक्लिनेशन के लिए अगोनिक। अघोरी अगोनिक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास का जो फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेंट होगा वो क्या होगा, लेवलिंग, फोकसिंग, रिमूविंग, सेंटरिंग। तो सबसे पहले याद रखना सेंटरिंग करते हैं फिर लेवलिंग करते हैं, ठीक है। टेम्पररी एडजस्टमेंट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें विवाद है, ए होना चाहिए। ये क्या लेवलिंग, पहले लेवल करोगे उसके बाद में, चलो देख लेंगे इसको भी अगर ऐसा है तो। लेकिन एक बात बताओ, कंपास को जो रखोगे वो नोन पॉइंट के ऊपर रखोगे या, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं जरा, एक मिनट जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो मान लो पहले तुम लेवलिंग कर रहे हो फिर बाद में सेंटरिंग कर रहे हो। मान लो आपने पहले लेवलिंग कर ली, ठीक है वीटो। अब जब हम लोग कंपास रखते हैं तो उसको नोन पॉइंट के ऊपर रखते हैं, यानी कि ए पॉइंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। दिस शुड बी नोन पॉइंट, क्योंकि जब ये पॉइंट नोन होगा तभी इसके रेस्पेक्ट में तुम किसी दूसरे पॉइंट बी को साइट कर सकते हो। अब मान लो तुमने लेवलिंग पहले कर ली और ये लेवल में आ गया और अब तुम सेंटरिंग करोगे तो जरूरी थोड़ी ना फिर तुम्हारा सेंटर ए के ऊपर ही आएगा। आप मेरी बात समझो, मुझे मैं हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इसको चेक करूंगा, बट मैं लॉजिक से खेल रहा हूं। लॉजिक क्या कहता है कि जो ये ए पॉइंट है ये नोन पॉइंट होना चाहिए। अब मान लो अगर तुमने लेवलिंग कर ली और लेवलिंग करने के बाद में अगर तुम सेंटरिंग करोगे तो जरूरी नहीं है ना तुम्हारा कंपास इस ए पॉइंट के ऊपर ही हो, ए पॉइंट के ऊपर ही हो, ठीक है। तो पहले सेंटरिंग कर लो, सेंटरिंग करने से तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कहां आ जाएगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। अब इसकी लेवलिंग करेंगे, अब इसकी लेवलिंग करेंगे, ठीक है भैया। सेंटरिंग करने के बाद में लेवलिंग, सेंटरिंग करने के बाद लेवलिंग करनी है, ठीक है। और दूसरा ये भी सही है कि अगर पहले लेवलिंग कर ली और फिर बाद में सेंटरिंग करोगे तो लेवलिंग खराब भी हो जाएगी। आप समझो ध्यान से मेरी बात। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ट्रेवर्सिंग करते हैं। ट्रेवर्सिंग में क्या करते हैं, पहले ये एक नोन पॉइंट होता है, इस नोन पॉइंट से बी की लोकेशन दो तरीके से आ सकती है। एक तो आपको ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और थीटा मालूम होना चाहिए। तो सॉरी, तो जो ए पॉइंट है वो नोन पॉइंट होता है। फिर इस ए के रेस्पेक्ट में ये बी पॉइंट नोन हो गया, बी पॉइंट नोन हो गया। अब इसको यहां पर ले जाएंगे और फिर इस बी से हम लोग क्या करेंगे, सी पर, सी को टारगेट करेंगे। फिर अब हमारा सी पॉइंट नोन हो जाएगा, फिर सी से डी को साइट करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, अब मान लो ए के रेस्पेक्ट में डी, तुमने बी पॉइंट टारगेट तो कर लिया, ये बी पॉइंट है। तो तुम्हारा जो ये कंपास है, ये कंपास एग्जैक्टली बी के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने पहले लेवलिंग कर ली तो लेवलिंग करने के बाद में, इसका मतलब अगर तुमने लेवलिंग कर ली तो लेवलिंग करने के बाद में ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट यहां पर सेट हो गया।
अब जब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया तो जरूरी नहीं है कि इसका सेंटर जो है वो इसके ऊपर ही आया हो। लेवलिंग करने में तो सेंटर यहां 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले सेंटरिंग करेंगे ताकि इस पॉइंट पर के ऊपर कंपास आपका अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद में लेवलिंग करो। ठीक है, क्या समझ में आया? और लेवलिंग के बाद सेंटरिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको हिला, सेंटरिंग करने का मतलब ये होता है कि इसके सेंटर से प्लम बॉब नीचे डालते हैं। समझो, लेवलिंग भी खराब नहीं होती, बिना लेवलिंग खराब किए सेंटरिंग कैसे होती है, बिना लेवलिंग खराब किए सेंटरिंग कैसे होती है कि आपने ये कंपास लगा दिया, अब इसके नीचे तुम एक प्लम बॉब लगाओगे, प्लम बॉब बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे जहां टच करेगा वही सेंटर हो जाएगा, वही सेंटर हो जाएगा। तो वो सेंटर फिर प्लम बॉब जरूरी थोड़ा ना कि इसी पॉइंट से टच करे, इधर उधर भी हो सकता है। और फिर अगर तुम इसको भिड़ाने की कोशिश करोगे, कंपास को हिला डुला के इसके ऊपर सेंटर लाने की कोशिश करोगे तो लेवलिंग खराब हो जाएगी, तो लेवलिंग खराब हो जाएगी। राहुल बेटा नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखना, क्योंकि अब तो कई बार बता दिए। तो पहले सेंटरिंग देन लेवलिंग, ये लॉजिक है इसका। अच्छा, तो कुछ जगह पर सर कहां पर लेवलिंग पहले करते हैं और सेंटरिंग बाद में करते हैं? तो जैसे प्लेन टेबल में, प्लेन टेबल में 2.3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, जहां पर हम प्लेन टेबल हमने रखी है, तो अभी आपने इसे कहीं भी ले जाके रख दिया, कहीं भी ले जाके इसको आपने रख दिया, तो यहां पर ये पॉइंट अभी फिक्स नहीं है। तो पहले इसकी लेवलिंग कर लो, पहले इसकी क्या कर लो, अच्छे से लेवलिंग कर लो। और लेवलिंग के बाद में, क्योंकि इसके नीचे का पॉइंट पहले से नोन नहीं है, उसको अब ज्ञात किया जाएगा, तो उसकी फिर सेंटरिंग कर लेंगे और उसको फिर प्लॉट कर लेंगे यहां पर। तो प्लेन टेबल में अपोजिट हो जाएगा। लेकिन प्लेन टेबल में भी अपोजिट कब होगा, अपोजिट तब होगा जब तुमने इसे, एक सेकेंड, हेलो, अभी क्लास, तो याद रखिएगा जब कभी भी इंस्ट्रूमेंट को नोन पॉइंट के ऊपर रखना है तो पहले सेंटरिंग करेंगे। लेकिन जहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा है वो पॉइंट अभी नोन नहीं है, अब उसे ज्ञात करना है, तो वहां पर पहले लेवलिंग कर लो और लेवलिंग के बाद में उसको फिर क्या कर लो, सेंटरिंग कर लो, फिर वो प्लॉट हो जाएगा, फिर वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो थियोडोलाइट आपका है या ये कंपास है, तो मेरे ख्याल से लॉजिक तो मैं समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आ गया तो ठीक है, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया तो ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्वेयर्स कंपास इज यूज्ड टू डिटरमाइन, बाकी एक दो स्टैंडर्ड बुक में और देख लेंगे, है ना, मैं भी देख लूंगा, या मेरे को तो टाइम नहीं मिल पाता, आप ही देख के बता देना, ठीक है। अ सर्वेयर्स कंपास इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो सर ने बताया था कि पीडब्ल्यूडी अच्छा डिपार्टमेंट है, सर ने बताया था पीडब्ल्यूडी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो सर्वेयर कंपास में क्या करते हैं, रिड्यूस बियरिंग, और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या करते हैं, होल सर्किल बियरिंग, होल सर्किल बियरिंग। तो सर्वेयर कंपास पूछा है ना, तो सर्वेयर में क्या होगा, रिड्यूस, रिड्यूस यानी कि क्या, क्वाड्रेंटल, यानी कि क्या, क्वाड्रेंटल, ठीक है। नहीं यार किल्विस, बाल की खाल के निकालना यार, वो डाउट है, और ये वास्तव में बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो वो डाउट क्लियर करना तो हमारा काम है ना, ठीक है। अगला सवाल, प्रिज्मेटिक कंपास इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो ये क्या रहेगा, होल सर्किल बियरिंग, प्रिज्मेटिक क्या हो जाएगा, होल सर्किल हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉक्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज मेड ऑफ, तो ब्रास का बनाते हैं, ठीक है, पीतल का होता है,
पीतल का, ये दुनिया पीतल दिया। द बॉक्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज मेड ऑफ ब्रास, ब्रास सिटी मुरादाबाद पीतल नगरी मुरादाबाद। चलिए अगला सवाल। इन एन ओल्ड मैप a line AB was drawn to a magnetic bearing of 5 डिग्री 30 मिनट। तो पहले कभी M1 था 5 डिग्री 30 मिनट। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट टाइम बीइंग 1 डिग्री ईस्ट, तो डेल्टा 1 था आपके पास पहले प्लस का 1 डिग्री। इफ द प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, आज का डेल्टा 2 जो है वो कितना है 8 डिग्री 30 मिनट। द लाइन शुड बी सेट टू अ मैग्नेटिक बियरिंग, तो आज की मैग्नेटिक बियरिंग बतानी है। तो अभी पीछे हम लोग इसका देखो यार 2019 में पूछा ईएससी में, तो ट्रू बियरिंग कांस्टेंट रहती है, तो m1 प्लस डेल्टा 1 बराबर m2 प्लस डेल्टा 2। तो 5 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री बराबर m2 प्लस 8 डिग्री 30 मिनट। तो m2 आ जाएगा 6 डिग्री 30 मिनट माइनस 8 डिग्री 30 मिनट, तो माइनस का 2 डिग्री आएगा। ठीक है, माइनस का 2 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, और होल सर्किल बियरिंग है, तो माइनस 2 डिग्री का मतलब कितना, माइनस 2 डिग्री का मतलब इधर, तो माइनस 2 डिग्री का मतलब 358 डिग्री, माइनस 2 डिग्री का मतलब 358 डिग्री। 358, आंसर इज ए नॉट बी, बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। WCB में है ना, होल सर्किल बियरिंग में, तो 358 डिग्री माइनस 2 डिग्री। क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइसोगोनिक लाइन। तो आइसोगोनिक अभी तो हमने किया था, पॉइंट्स हैविंग सेम डिक्लिनेशन ना, हाँ सबसे बड़ा ऑप्शन अगेन आइसोगोनिक, पॉइंट्स हैविंग सेम डिक्लिनेशन। जीरो होता तो अगोनिक हो जाता, जीरो होता तो अगोनिक हो जाता। If the magnetic bearing of the sun at a place in noon in southern hemisphere is 167 degree, the magnetic declination at that place is, ठीक है, तो आपको मालूम है दोपहर के समय जो ट्रू बियरिंग होगी वो 180 होगी, और मैग्नेटिक बियरिंग 167 डिग्री है, तो इसमें क्या करेंगे 13 डिग्री ऐड करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, 13 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो क्या कर लो, यहां पर सीधे से डेल्टा लिख लो, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी रहेगी 13 डिग्री, और ये क्योंकि पॉजिटिव आई है वैल्यू, इसमें ईस्ट होगी। ठीक है, अब प्रिज्मेटिक कंपास है 0 डिग्री ग्रेजुएशन एट, ये बताइए भैया कौन बताएगा। अब प्रिज्मेटिक कंपास है 0 डिग्री ग्रेजुएशन, 0 डिग्री कहां होता है, क्या देखिए प्रिज्मेटिक में प्रिज्म होता है, और प्रिज्म यहां पर क्या करता है, मिरर की तरह काम करता है, जो इमेज बनाएगा, जो क्या बनाएगा इमेज, और इमेज क्या करता है उल्टा दिखाता है, इमेज क्या बनती है उल्टी बनती है। ठीक है, तो वास्तव में नॉर्थ पर 0 होना चाहिए और साउथ पर 180 होना चाहिए, होता उल्टा है, होता उल्टा है, साउथ पर 0 होता है और नॉर्थ पर 180 होता है, इमेज से वो फिर सीधा हो जाता है। ठीक है, तो साउथ एंड पर 0 होता है, सभी को मालूम है, क्या बात है, वेरी गुड, साउथ पर 0 होता है, होना चाहिए नॉर्थ पर बट होता है साउथ पर, ताकि इमेज के थ्रू क्या हो जाए करेक्ट हो जाए। ये सवाल तो रिपीटेड हो गया। What is the magnetic declination at a place if the magnetic bearing of a sun at noon at that place is, तो ट्रू बियरिंग कितनी होगी 180, तो 180 बराबर 186 डिग्री और प्लस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू होगी -6 डिग्री, माइनस मतलब क्या वेस्ट। तो अगर 180 से ज्यादा हो रही है तो जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उसे माइनस करेंगे तो वेस्ट में हो जाएगी, और 180 से कम है तो प्लस हो जाएगी, डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, और नहीं तो जहां पर इतना एक लाइन की बात हो वहां पर याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी बात पर एक कहानी सुनाकर एक छोटी सी कहानी सुनाकर इसको दी एंड करेंगे आज के सेशन को। एक बार क्या थे, एक साधु बाबा थे, तो वो कर रहे होंगे नदी किनारे तपस्या। तो साधु भी दो तरह के होते हैं, कुछ को ना अपनी तपस्या पर घमंड हो जाता है, कुछ को क्या हो जाता है, अपनी तपस्या पर घमंड हो जाता है, एरोगेंस आ जाता है। तो यहाँ पर एक साधु बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, इनका बड़ा नाम था। वहां पर ये दूसरे साधु आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी तपस्या से बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल कर रखी थी। तो इन्हें एक सिद्धि ये थी कि ये पानी पर चल सकते थे। ये क्या कर सकते थे, पानी पर चल सकते थे। तो ये इनसे कंपटीशन करने के लिए आए, तो बोले मैं पानी पर चल सकता हूं। इन्होंने पानी पर चलकर दिखा दिया, ठीक है। अब जो ये साधु बाबा बैठे हुए थे, ये बोले अच्छा भाई। तो इन्होंने क्या किया, एक नाव वाले को बुलाया और वो नाव में बैठाकर इन्हें दूसरी तरफ ले गया। और नाव वाले ने क्या लिया, उस समय कुछ 4 आने 8 आने कुछ पैसे चलते होंगे, तो ठीक है। तो मान लो 2 आने, उस समय की बात है, 2 आने। तो बोले यार कि जिस काम को, यानी कि तुम्हारी विद्या जो तुम मतलब सड़क पर इसको जो पार कर रहे थे, तुम्हारी उस विद्या की कीमत कितनी है, कुल 2 आने। तो 2 आने की सिद्धि के लिए तुमने इतना समय बर्बाद कर दिया अपना, समझ रहे हैं, 2 आने की सिद्धि के लिए तुमने इतना समय बर्बाद कर दिया अपना, क्या फायदा। तो इसको रियलाइज हुआ यार बात तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक ये है इसका कि यार ऐसी चीजें जो 1 या 2 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसा आएगा तो ऐसा कर लेंगे, वैसा आएगा तो वैसा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन वही है कि जरा सी गड़बड़ हो गई याद रहने में तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जो तरीका है वो तरीका क्या करेगा, हमेशा वर्क करेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, कल मिलते हैं। कल हम लोग अब हाईवे के क्वेश्चंस भी करेंगे। अरे नहीं, किसी की खिंचाई नहीं हो रही, केवल एक बात बता रहे हैं, ठीक है। प्रेमचंद शर्मा कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बीसी पुनमिया पेज नंबर 160 सेंटरिंग लेवलिंग एंड फोकसिंग, ठीक है, मतलब ना, तो हमने सही बताया ना। चलो भाई, कंफर्म कर दिया बीसी पुनमिया साहब ने भी, ठीक है।